जैसा कि बच्चों अपन ने पहले पाचन तंत्र की शारीरिक के बारे में बात कर ली थी। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र, इसकी संरचना के बारे में अपन ने बात की। उसकी संरचना के बाद में हमने उसकी ओटी की, उसकी हिस्टोलॉजी की बात की कि आहारनाल की जो दीवारें होती हैं वो 4 स्तरों की बनी होती हैं: सिरोसा, मस्कुलरिस, पेशिस, टर्सम, म्यूकोसा व म्यूकोसा, और इनमें विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो ये हिस्टोलॉजी ओटीकी की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमने सहायक पाचक ग्रंथियों का नाम लिया था, और सहायक पाचक ग्रंथियां जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: लार ग्रंथियां, अग्नाशय व यकृत। और ये तीनों प्रकार की जो लार ग्रंथियां हैं ये हमारी आहार नाल के बाहर स्थित होती हैं, यानी ये आहार नाल के अंदर नहीं है, आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आज जो हम पहली जो सहायक पाचक ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लार ग्रंथि। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि लार ग्रंथि यानी जो लार का निर्माण करती है, लार का स्त्रावण करती है, उसे हमने लार ग्रंथि कहा है। इसको इंग्लिश में हम सेलावरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आज अपन बात करने जा रहे हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथियां जो होती हैं वो 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी, या हम संख्या में कहें तो कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है। ये 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियां हैं ये हमारी मुख गुहा के बाहर स्थित होती है। कहाँ होती है? मुख गुहा के बाहर स्थित होती है। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये कहाँ स्थित होती है? मुख गुहा के बाहर स्थित होती है। वो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम रखा हमने? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि। ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ये जैसा कि आपको डायग्राम में, चित्र में नजर आ रहा है, ये कान के नीचे थोड़ा सा आगे की ओर स्थित होती है। ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ये हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी हो गई? पैरोटिड ग्रंथि। ये जो पैरोटिड ग्रंथि है इसकी एक नलिका होती है, और इस नलिका को हम बोलते हैं स्टेंसन नलिका। क्या कहेंगे? स्टेंसन नलिका। तो हमारी पहली लार ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और इसकी नलिका को हमने स्टेंसन नलिका कहा है। तो एक बच्चों ध्यान दीजिए, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो यहां बनता है, हमें यह पूछ लिया जाए कि लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है, तो हम कहेंगे एक्सोक्राइन है, बहिस्त्रावी है। कैसे कहा? क्योंकि नलिकाएं पड़ रही, यानी ये ग्रंथियां अपने स्त्राव को नलिका के द्वारा अपने टारगेट सेल पे पहुंचा रही है। तो यहां पर ये किस तरह की ग्रंथियां हो गई? बहिस्त्राव। तो यहां पर पैरोटिड ग्रंथि को, नलिका को हमने क्या कहा है? स्टेंसन नलिका। ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये लार का 25% भाग बनाती है। कुल लार का 25% भाग कौन बनाती है? पैरोटिड ग्रंथि बनाती है। और इसके अंदर 9 नंबर की जो कपाली तंत्रिका है वो यहां पर आकर खुलती है, संचार करती है, आवेगों को पहुंचाती है। और हम जब आगे जाएंगे तंत्रिका के बारे में बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, तो 12 जोड़ी हमारे अंदर कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। उनमें से एक 9 नंबर की जो तंत्रिका है, कपाल तंत्रिका है, उसकी हमने यहाँ पे बात की है, और यहाँ पे संचार उसका होता है। अब आगे देखने जा रहे हैं कि जो पैरोटिड ग्रंथि है इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन, विषाणुवीय संक्रमण के कारण एक मम्प नाम का रोग भी हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन पे सूजन आ जाती है, वह कुछ भी निगलने में हमें कठिनाई महसूस होती है, दर्द होता है और हल्का सा बुखार रहता है। ये एक विषाणुवीय संक्रमण होता है जो किसमें होता है? पैरोटिड ग्रंथि में होता है।
तो यहां पर हमारी पहली लार ग्रंथि कौन सी हो गई? पैरोटिड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये लार का 25% भाग बनाती है और इसकी नलिका को हम स्टेनसन नलिका के नाम से जानते हैं। दूसरी लार ग्रंथि का हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब मैक्सिलरी ग्रंथि। क्या नाम है? सब मैक्सिलरी ग्रंथि। जो सब मैक्सिलरी ग्रंथि है ये आकार में मध्यम हमने इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि हमारे पास 3 ग्रंथियां हैं, एक सबसे बड़ी है और एक सबसे छोटी है। तो इन दोनों बड़ी और छोटी के बीच की जो ग्रंथि है उसे हम मध्यम कह रहे हैं, और वो मध्यम ग्रंथि कौन सी है? हमारी सब मैक्सिलरी ग्रंथि। तो ये मध्यम आकार की ग्रंथि होती है जो दोनों जबड़े, ऊपर व निचले जबड़े की संधि तल पे पाई जाती है, और ये नलिका के द्वारा निचले इंसाइजर के पीछे की ओर खुलती है। निचले इंसाइजर के पीछे की ओर खुलती है। इसकी नलिका को हम वाटसन नलिका कहते हैं। इसकी नलिका को हम क्या कहते हैं? वाटसन नलिका कहते हैं। और ध्यान रखिए, लार ग्रंथियों की नलिकाओं में सबसे बड़ी नलिका कौन सी है? वाटसन नलिका। कौन सी नलिका है? वाटसन नलिका। ये लार का 70% भाग बनाती है। तो यानी लार का सबसे बड़ा भाग कौन बनाती है? सब मैक्सिलरी ग्रंथि बनाती है। कौन सी ग्रंथि? सब मैक्सिलरी ग्रंथि लार का 70% भाग बनाती है। इसके अंदर 7th नंबर की कपाली तंत्रिका का संचार होता है। कितने नंबर की? 7th नंबर की कपाली तंत्रिका का संचार होता है। उसके बाद हम देखेंगे 3rd नंबर की सबलिंगुअल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सबलिंगुअल ग्रंथि। नजर आ रही है आपको? टंग के नीचे, जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्रंथि। ये आकार में सबसे छोटी ग्रंथि है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये जैसा कि आपको चित्र में भी नजर आ रहा है, ये जीवा के नीचे स्थित होती है। इसकी नलिका को हम रिविनस नलिका या बार्थोलिन डक्ट भी कहते हैं। तो इसकी नलिका को किस नाम से जानते हैं? रिविनस नलिका के नाम से जानते हैं। ये लार का 5% भाग बनाती है। ये लार का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? 5% भाग बनाती है। यानी कि हम ये कहें कि लार का सबसे कम भाग कौन बनाती है? सबलिंगुअल ग्रंथि। लार का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाती है? सब मैक्सिलरी ग्रंथि। तो यहां पर सबलिंगुअल ग्रंथि जो है वो लार का केवल 5% भाग ही बनाती है, और इसमें भी हमारी 7th नंबर की कपाली तंत्रिका का संचार होता है। तो यहां पर कितने प्रकार की लार ग्रंथियां हो गई? 3 प्रकार की। पैरोटिड ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि व सब लिंगुअल ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि कौन सी? पैरोटिड। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी? सबलिंगुअल। कौन सर्वाधिक मात्रा में लार का स्रावन करती है? सब मैक्सिलरी। सबसे कम लार का स्रावन कौन करती है? सबलिंगुअल। किस लार ग्रंथि में विषाणुय संक्रमण मम्स हो जाता है? पैरोटिड में। सबसे बड़ी लार ग्रंथि की नलिका कौन सी? वाटसन नलिका। तो ये सारी जो तीनों जो लार ग्रंथियां हैं ये 3 प्रकार की है, लेकिन संख्या में कितनी है? 6 है, यानी हर एक जोड़ी है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जो लार ग्रंथियां हैं ये क्या करती है? लार का स्रावन करती है। क्या करती है? लार का स्रावन करती है। लार जो होता है वो प्रतिदिन 1.5 लीटर यानी 1500 ml पर डे हमारे मुख गुहा में स्रावित होता है। ये डिपेंड करता है हम क्या खा रहे हैं और उसका किस तरह का प्रकृति है।
उसके आधार पर भी लार के स्त्रावण अधिक व कम हो सकता है, लेकिन सामान्य प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्त्रावण होता है प्रतिदिन। इसकी जो पीएच होती है वो 6.8 होती है। पीएच क्या होगी? 6.8 होती है। इसका जो संगठन है, कंपोजिशन है, उसमें 99.5% जल होता है। 99.5% क्या है? जल है। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसे हम टायलिन एंजाइम या सेलावरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और आप ध्यान रखिए, विशेषता इसका स्त्रावण हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि करती है। तो टायलिन जो है उसको हम सेलावरी एमाइलेज भी कहते हैं, और इसका स्त्रावण जो है वो हमारे सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि करती है, और ये स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। ये किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। दूसरा है कंपोजिशन में लाइसोजाइम, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ये जीवाणुओं के भक्षण में सहायक होते हैं। श्लेष्मा होती है जो कि भोजन को लुब्रिकेंट करती है, उसको चिकना बनाती है, उसको लुब्धी बनाने में सहायता करती है। थायोसाइनेट होता है जो कि बफर एजेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड व बाइकार्बोनेट HCO3। बाइकार्बोनेट भी यहां पर बफर एजेंट का काम करता है, यानी इसकी पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लोराइड आयन जो है वो टायलिन को सक्रिय करता है, यानी टायलिन जो है वो क्लोराइड आयन की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं। इसके अलावा इनमें IgA एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है? IgA एंटीबॉडीज होती है। इसके अलावा इसमें कुछ अल्प मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जैसे कि यूरिया व यूरिक अम्ल होता है। इसके अंदर ओपियोफेरिन नाम का एक एजेंट होता है जो घाव को ठीक करने में भी सहायक होता है। इसलिए बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ता है या कुछ रुमिनेंट एनिमल्स हैं जिनके लगने पे वो अपनी जीवा के द्वारा उसको चाटते हैं, उस पर सलाइवा, उस पर लार लगाते हैं, क्योंकि ओपियोफेरिन उसके अंदर होता है जो घाव को ठीक करने में सहायता करता है। इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम थायोसाइनेट होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को, जीवाणुवीय वृद्धि को रोकते हैं। और इस लार के अंदर बहुत सारी WBC श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि DNA टेस्ट में लार का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी श्वेत रक्त कणिकाएं WBC पाई जाती है। तो यहां पर आज हमने देखा है पहली हमारी सहायपाचक ग्रंथि लार ग्रंथि, जो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पैरोटिड ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि व सब लिंगुअल ग्रंथि, जो कि हमारे अंदर लार का स्त्रावण करती है। इसके बाद हम दूसरी पाचक सहायक पाचक ग्रंथि देखने जा रहे हैं जो है अग्नाशय, पेनक्रियाज। अग्नाशय जो पेनक्रियाज है एक तरह की मिश्रित है, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा इसे? क्योंकि ये एक्सोक्राइन यानी बहिस्त्रावी और एंडोक्राइन यानी अंतःस्त्रावी दोनों भागों इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसको मिश्रित ग्रंथि कहा है। तो हमारे देह में, हमारे शरीर में कुछ मिश्रित ग्रंथियां हैं, उनमें से एक है अग्नाशय, जिसमें बहिस्त्रावी व अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं। ये जो अग्नाशय है ये हमने C आकार का ड्योडिनम देखा था जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। तो ड्योडिनम के C आकार की दोनों भुजाओं के मध्य एक पत्ती के समान संरचना देखी, जिसको हमने क्या कहा था? अग्नाशय या पेनक्रियाज का था। जैसा कि हमने पहले कहा कि इसमें बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों भाग होते हैं। मुख्यतः ज्यादातर जो अधिकतम जो भाग है वो एक्सोक्राइन भाग है, बहिस्त्रावी भाग है, और वो कुल ग्रंथि का 99% भाग बनाता है। जबकि
अंतःस्रावी जो भाग है वो केवल 1% होता है। बहिस्रावी भाग को हम एसिनाई, बहिस्रावी भाग को हम एसिनाई के नाम से जानते हैं, जबकि अंतःस्रावी भाग को हम लैंगरहैंस के द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक्सोक्राइन भाग क्या कहलाएगा? एसिनाई, और अंतःस्रावी भाग क्या कहलाएगा? लैंगरहैंस के द्वीप समूह। एसिनाई कितना प्रतिशत है? 99%। लैंगरहैंस के द्वीप समूह क्या है? 1%। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एसिनाई पे करेंगे, बहिस्रावी भाग पे करेंगे, क्योंकि बहिस्रावी भाग जो एसिनाई है उसी की यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका है पाचन तंत्र। जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है, जो अंतःस्रावी भाग है, वो हम अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। यहां पर जो एसिनाई है वो अग्नाशय रस का स्त्रावन करती है, पेनक्रियाटिक जूस का स्त्रावन करती है। जैसा कि मैंने कहा पाचन तंत्र से संबंधित बात कर रहे हैं, तो यहां पर एसिनाई किसका स्त्रावन कर रहा है? अग्नाशय रस का स्त्रावन करता है, जिसे हम इंग्लिश में पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। ये जो अग्नाशय रस है, ये दो विशिष्ट प्रकार के रसायन कोलेसिस्टोकाइनिन व सिक्रिटिन की उपस्थिति में स्रावित को प्रेरित करता है। यानी कि अग्नाशय रस का स्त्रावन कोलेसिस्टोकाइनिन तथा सिक्रिटिन द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रिटिन दोनों के दोनों ड्यूोडेनम द्वारा स्रावित किए जाते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो अग्नाशय रस का एंजाइमेटिक भाग के स्त्रावन को प्रेरित करता है। एंजाइमेटिक भाग, जैसा कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बात कर चुका हूं, एंजाइमेटिक भाग जब हम कहेंगे हम एंजाइम के भाग को कहते हैं, और नॉन एंजाइमेटिक भाग जब हम कहते हैं तो उसके अंदर तरलीय पदार्थ जल और बाइकार्बोनेट होता है। तो यहां पर एंजाइमेटिक भाग का स्त्रावन कौन प्रेरित कर रहा है? कोलेसिस्टोकाइनिन। और जो सिक्रिटिन है वो अग्नाशय रस के नॉन एंजाइमेटिक भाग के स्त्रावन को प्रेरित करता है। ये जो अग्नाशय रस है, इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर जो है प्रतिदिन इसका स्त्रावन होता है, और इसके कुल संगठन में 98% जल होता है। इसकी pH 7.5 to 8.3 होती है। इसमें 2% लवण सॉल्ट होते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं: ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज व न्यूक्लियेज। इसमें से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो डीएनए के पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहां पर अग्नाशय रस के संगठन में हमने देखा कि पर डे 1 to 1.5 लीटर इसका स्त्रावन होता है। इसमें 98% जल होता है, 2% इसमें सॉल्ट होता है। इसकी pH जो है वो 7.5 to 8.3 होती है, और विभिन्न प्रकार के इसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं: ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज व न्यूक्लियेज। और ये सभी एंजाइम्स ड्यूोडेनम में जाके कार्य करते हैं। तो अग्नाशय रस मुख्य अग्नाशय नलिका के द्वारा कहां पहुंचता है? ड्यूोडेनम में, और पित्त रस के साथ मिलकर ये पाचन में सहायता करते हैं। तो यहां पर हमने 2 प्रकार की सहायक पाचक ग्रंथियां देखी, लार व अग्नाशय। अब हम नेक्स्ट सहायक पाचक ग्रंथि यकृत को पढ़ने जाएंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम देखने जा रहे हैं यकृत, क्योंकि हमने पहले जैसा कि बात किया है कि 3 प्रकार की सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में: लार ग्रंथियां, अग्नाशय व यकृत। लार ग्रंथियां व अग्नाशय हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो लास्ट सहायक पाचक ग्रंथि बची है वो कौन सी है? यकृत।
यकृत के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होती है और इसका जो वेट है, जो भार है, वो 1.2 to 1.5 kg का होता है। तो यहाँ पर यकृत जो है उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन क्या हो गई है? ये हमारे डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होती है और इसका जो भार होता है वो 1.2 to 1.5 kg होता है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत जो है इसे हम बायोकेमिकल लैब यानी जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। यहां हमने यकृत का डायग्राम चित्र बनाया है, जिसमें आपको चित्र में नजर आ रहा है कि यकृत जो है वो दो पिंडों में बटा होता है, दायां पिंड व बायां पिंड। दायां पिंड जो है वो बड़ा होता है, बायां पिंड जो है अपेक्षाकृत छोटा होता है। दाएं पिंड से दाईं यकृत नलिका व बाएं पिंड से बाईं यकृत नलिका निकलती है। ये दोनों यकृत नलिकाएं आगे चलकर सामान्य यकृत नलिका का निर्माण करती हैं। दाएं पिंड के नीचे एक थैले रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहा जाता है तथा इसकी नलिका को सिस्टिक नलिका, पित्ताशय की नलिका को सिस्टिक नलिका कहा जाता है। जो ऊपर से आपको नजर आ रही है सामान्य यकृत नलिका, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक नलिका के साथ संयुक्त होकर कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त नलिका का निर्माण करती हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट किससे मिलकर बनी है? सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक नलिका जो कि पित्ताशय की नलिका है, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, सामान्य यकृत नलिका जो कि यकृत की नलिका है, दोनों मिलकर पित्त नलिका कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे चलकर अग्नाशय की नलिका के साथ संयुक्त होती है। अग्नाशय, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि अग्नाशय की नलिका, मुख्य अग्नाशय नलिका जो है वो अग्नाशय रस को लेकर आगे बढ़ती है और ऊपर से पित्त नलिका पित्त को लेकर आती है। पित्त नलिका और अग्नाशय नलिका दोनों संयुक्त होकर हेपेटोपेनक्रियाटिक नलिका का निर्माण करते हैं। हेपेटो, जैसा कि मैंने कहा, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं, तो उसी से शब्द बना है हेपेटोपेनक्रियाटिक नलिका। और इस नलिका में कौन कौन सी दो नलिकाएं संयुक्त हुई हैं? पित्त नलिका व अग्नाशय नलिका। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? हेपेटोपेनक्रियाटिक नलिका। यह हेपेटोपेनक्रियाटिक नलिका एक फूली हुई संरचना के द्वारा डोडिनम में खुलती है, जिसे हम एम्पुला ऑफ वैटर कहते हैं। हम इस फूली हुई संरचना को क्या कह रहे हैं? एम्पुला ऑफ वैटर कहते हैं, जो कि कहां खुल रहा है? डोडिनम में। जो पित्त नलिका है अग्नाशय में संयुक्त होने से पहले एक कपाट के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ बायडेन या बायडेन कपाट के नाम से जानते हैं। तो पित्त नलिका जो है वो किस कपाट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्फिंक्टर ऑफ बायडेन, बायडेन कपाट। जबकि हेपेटोपेनक्रियाटिक नलिका भी एक कपाट के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ओडाई का कपाट कहते हैं। तो यहां पर पित्त नलिका को कौन सा कपाट गार्ड कर रहा है? स्फिंक्टर ऑफ बायडेन। वह हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को कौन गार्ड कर रहा है, कौन नियंत्रित कर रहा है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अर्थात ये
डोडिनम में खुलने से पहले कपाट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसको? हेपेटोपेनक्रेटिक नलिका को ढक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि ये जो यकृत है ये बहुत सारे पिंडों का बना है जिसे हम हेपेटिक लोब कहते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये यकृत की। और ये हेपेटिक जो लोब है ये हेक्सागोनल संरचना का बना होता है जो कि सफेद संयोजी ऊतक द्वारा घिरा होता है, सफेद संयोजी ऊतक के आवरण द्वारा ढका होता है, जिसे हम ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। वापस सुनिए, यकृत बहुत सारे पिंडों का बना है, हेक्सागोनल पिंडों का बना है, जिसे हम हेपेटिक लोब यकृत पिंड कहते हैं। और प्रत्येक यकृत पिंड चारों ओर से सफेद संयोजी ऊतक द्वारा आश्रित होता है, ढका होता है, जिसे हम ग्लिसन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ये हमने एक लोब लिया है, यकृत का पिंड लिया है। आपको नजर आ रहा है कि ये ग्लिसन कैप्सूल, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो मैंने शेडिंग की है लाइंस से, ये सब क्या है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे हमने ग्लिसन कैप्सूल कहा है। ये एक हेक्सागोनल आकार का पिंड है। इसके मध्य में एक केंद्रीय शिरा होती है, सेंट्रल वेन होती है। और ये जो पिंड है ये असंख्य हेपेटोसाइट या हेपेटिक सेल, यकृत कोशिकाओं का बना होता है। ये यकृत कोशिकाएं पित्त का निर्माण करती हैं। ये यकृत कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? पित्त का निर्माण करती हैं। और ये यकृत कोशिकाएं एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होती हैं, जिसे हम हेपेटिक कोड कहते हैं। ये रेखा आपको नजर आ रही है, ये सारी जो है ये क्या है? यकृत कोशिकाएं, हेपेटिक सेल है, जिसे हमने हेपेटिक कोड कहा। और दो लाइंस, दो कोशिकाओं के रेखाओं के बीच में एक पतली नलिका पाई जाती है, जिसे कैनालिकुली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैनालिकुली कहते हैं। तो दो रेखीय कोशिकाओं की पंक्तियों के बीच में एक पतली नलिका पाई जाती है, जिसे कैनालिकुली कहते हैं। जब ये कोशिकाएं पित्त का निर्माण करती हैं, तो इस पित्त को, इस कैनालिकुलाई, दो कोशिकाओं की रेखाओं के बीच में ये जो नलिका है, जिसे कैनालिकुली कहते हैं, इसमें ये प्रवाहित कर देती है। और ये पित्त इस कैनालिकुली के द्वारा इसके सिरों पर आकर खुलता है। इस सिरे पे हमको नजर आ रहा है कि पित्त नलिका तो आके खुली है, साथ ही साथ यहां पर यकृत निवाही का सिरा वह यकृत धमनी भी खुलती है। तो तीन नलिकाएं यहां पर हमें खुलती नजर आ रही हैं। यकृत निवाही का सिरा, यकृत धमनी व पित्त नलिका। इन तीनों को संयुक्त रूप से हम पोर्टल ट्रायड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टल ट्रायड कहते हैं। वापस सुनिए, पिंड के किनारों पर तीन नलिकाएं एक साथ आकर खुलती हैं। वो तीन नलिकाएं कौन कौन सी हैं? यकृत निवाही का सिरा, यकृत धमनी व पित्त नलिका। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से उस जगह को हमने पोर्टल ट्रायड कहा है। और ये पोर्टल ट्रायड पोर्टल नलिका में व्यवस्थित होते हैं, पोर्टल कैनाल में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें लसिका वाहिनी भी आकर खुलती है। अब हम देखेंगे कि जैसा कि यकृत निवाही का सिरा से आप समझ पा रहे हैं कि ये किस प्रकार का रक्त लेकर आती है? अशुद्ध रक्त लेकर आती है। जबकि यकृत धमनी जो है वो शुद्ध रक्त लेकर आती है।
दोनों रक्त को लेकर कौन जा रहा है? यकृत निवाई का सिरा व यकृत धमनी। और जैसा कि आपको पता है कि इनकी दीवारें जो है वो एंडोथीलियम की बनी होती हैं। ये एंडोथीलियम जो है, आप ध्यान से देखिए, ये एंडोथीलियम जो है ये जगह जगह से बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं और इन रिक्त स्थानों के अंदर एक विशेष प्रकार की बख्शी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कुफर्स कोशिका कहते हैं। तो यहां पर कुफर्स कोशिका जो है वो यहां पर एंडोथीलियम के मध्य में स्थित है। ये कफर्स कोशिकाएं मृत जीवाणु, विषाणु, मृत आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भक्षण करती हैं। तो एक तरह से मैक्रोफेज कोशिकाओं का कार्य करती हैं। तो यकृत की मैक्रोफेज कोशिकाओं का नाम क्या है? कफर्स कोशिका। और ये कफर्स कोशिकाएं यहां एंडोथीलियम के मध्य में स्थित होती हैं। अब यहां पर एक टेक्निकल चीज हमें समझनी है कि ये जो सिराएं यहां पर अशुद्ध और शुद्ध रक्त को लेकर जा रही हैं और बीच में एक क्षेत्रफल बना रही हैं, इसे हम हेपेटिक साइनोसॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटिक साइनोसॉइड कहते हैं। इस हेपेटिक साइनोसॉइड में एक अतिरिक्त विशिष्ट प्रकार की कोशिका उपस्थित है जिसे हम फैट स्टोरेज सेल, वसा संग्रहण कोशिका कहते हैं। ये वसा संग्रहण कोशिका वसा का संग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? वसा का संग्रहण करती हैं। तो यहां पर हेपेटिक साइनोसॉइड में आपको दो विशेष प्रकार की कोशिका देखने को मिलेगी। एक कफर्स कोशिका जो कि भक्षी प्रकृति की है, मैक्रोफेज कोशिका है यकृत की, और दूसरी है वसा संग्रहण कोशिका, फैट स्टोरेज कोशिका, जो कि वसा का संग्रहण करती है। ये जो यकृत निवाई का सिरा व पित्त धमनी सिरा, यकृत धमनी है, ये दोनों आगे जाकर केंद्रीय शिरा में उत्पन्न होती है, खुलती है। और ये केंद्रीय शिरा जो है आगे चलकर यकृत शिरा का निर्माण करती है और यकृत शिरा से अशुद्ध रक्त को, यकृत के अशुद्ध रक्त को, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में यूरिया उपस्थित होती है, को जाकर किसमें खुलती है? इंफीरियर वेना केवा में उत्पन्न होती है। तो यहां पर वापस सीक्वेंस को समझे। यकृत निवाई का सिरा क्या लेकर आई? अशुद्ध रक्त। यकृत धमनी लेकर के आई शुद्ध रक्त। कहां आगे गई? केंद्रीय शिरा। केंद्रीय शिरा आगे जाके कहां खुल रही है? यकृत शिरा में। यकृत शिरा ऐसी शिरा है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में यूरिया पाई जाएगी और ये यकृत शिरा आगे चलकर किसमें ओपन होगी, किसमें खुलेगी? इंफीरियर वेना केवा में उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार जो ग्लिसन कैप्सूल से ढका हुआ ये जो हेपेटिक लोब है, जो पिंड है, ये पित्त का निर्माण कर रहा है, यूरिया का निर्माण कर रहा है। इसीलिए इसे यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा गया है। तो ये हमारे यकृत की आंतरिक संरचना होती है, जिसमें कि हमने कहा कि यकृत जो है वो असंख्य यकृत पिंड का बना होता है, हेक्सागोनल उनका आकार होता है और एक सफेद संयोजी ऊतक के आवरण द्वारा ये आश्रित होते हैं, जिसे हम ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। और इसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार की धमनी शिराओं का हमने जाल देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि यकृत के क्या क्या कार्य हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यकृत जो है इसके बहुत सारे कार्य हैं और ये हमारी शरीर की बायोकेमिकल लैब है, लेकिन कुछ मुख्य कार्यों का हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं पित्त का निर्माण। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हेपेटिक लोब के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। उनमें से एक कोशिका जो कि हमने कहा था, जो मुख्य कोशिका है जिससे पिंड बना है, हेपेटिक कोशिका। ये हेपेटिक कोशिका या हेपेटोसाइट पित्त का निर्माण करती है और ये पित्त जो है ये वसा के पायशीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा के पायशीकरण में सहायता करता है। वसा का पायशीकरण का मतलब क्या है कि वसा के बड़े जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में ये बदलने का कार्य करता है। तो इसे हम वसा का पायशीकरण कहते हैं।
उसके बाद में हम देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। वर्ड लिखा है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, बनाना, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। और ये कैसे होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है। जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, यकृत कोशिकाएं उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं, जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइको में ग्लाइकोजन, लाइसिस में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, यानी ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर यदि ग्लूकोज की कमी है या हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो यकृत कोशिकाएं संग्रहित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोमस ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, नई, जेनेसिस फॉर्मेशन, बनाना, यानी किसी नई विधि के द्वारा, नई प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब नई विधि क्या? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज हमने देखा है, लेकिन यकृत कोशिकाएं जो हैं वो वशीय अम्ल, अमीनो अम्ल के द्वारा भी ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है। तो वशीय अम्ल और अमीनो अम्ल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइको ग्लाइकोजन, नियो मीन्स न्यू, न्यू मेथड, नई प्रक्रिया, जेनेसिस बनाना, फॉर्मेशन करना। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी नई विधि, नई प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन बनाना। नई विधि क्या? यानी हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहे थे, लेकिन हमारी यकृत कोशिकाएं लैक्टिक अम्ल के द्वारा भी ग्लाइकोजन बनाती हैं, यानी लैक्टिक अम्ल को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये लैक्टिक अम्ल कहां से आता है? हमारी मांसपेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और इस लैक्टिक अम्ल को यकृत जो है, यकृत कोशिकाएं हैं, वो इसे ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट कार्य देख रहे हैं, यूरिया का निर्माण। हमारी यकृत कोशिकाओं में ऑर्निथीन चक्र चलता है, जिसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। कैसे यूरिया का निर्माण होता है? हमने यहाँ पे कहा था यहाँ पे हमने कहा था यकृत निवाहिका शिरा, हेपेटिक पोर्टल जो है, ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त को लेकर आता है। उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, CO2 होता है, अमीनो अम्ल होता है। यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं? उस अमीनो अम्ल का अमोनीकरण करती है, डीएमिनेशन करती है, और उससे अमोनिया का निर्माण करती है। वो अमोनिया जो है CO2 के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। तो हमारी यकृत कोशिकाओं में ऑर्निथीन चक्र चलता है, जिसके द्वारा CO2 व अमोनिया दोनों को मिलाकर यूरिया का निर्माण किया जाता है। और यूरिया हमारे लिए क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। हम यूरियोटेलिक जंतु होते हैं, यूरिया बनाई जाती है हमारे अंदर, किसके द्वारा? यकृत कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट हम कार्य देखते हैं वसा का संग्रहण। जैसा कि मैंने कहा था कि हेपेटिक सिनोसॉइड में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें फैट स्टोरेज सेल्स कहते हैं, वसा संग्रहण कोशिका कहते हैं। ये वसा संग्रहण कोशिका वसा का संग्रहण करती है, और इससे लिवर क्रायोसिस भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनके अंदर यकृत के अंदर वसा का अधिक संग्रहण होने लगता है, जिससे यकृत फैटी लिवर हो जाता है और लिवर खराब हो जाता है, क्योंकि यकृत में वसा को संग्रहण करने की एक विशिष्ट कला होती है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो यकृत द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जैसा कि बच्चों आप नोट करते जाएं। जैसा कि यकृत जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डीएमिनेशन का काम करता है, विष को निष्क्रिय करने का काम करता है। कफर्स कोशिकाएं जो मैक्रोफेज सेल्स हैं, उसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करता है,
ये हिपेरिन एंटीकोगुलेंट एजेंट, आपने नाम सुना होगा हिपेरिन एंटीकोगुलेंट एजेंट, यानी जो रक्त को थक्का नहीं बनने देती है, रक्त को जमने नहीं देता है, उसे हम हिपेरिन के नाम से जानते हैं। उसका निर्माण भी कौन करता है? यकृत कोशिका करती है। विटामिन ए का निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है। बहुत सारी जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। विभिन्न प्रकार के रक्त का थक्का बनाने में जो कारक काम आते हैं उनका निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। इस प्रकार बहुत सारे जो कार्य हैं वो यकृत के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब मुख्य कार्य जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा कुछ कार्य जो मैंने बताए वो जरूर नोट करें। हिपेरिन का निर्माण करना, विटामिन ए का निर्माण करना, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कारक का निर्माण करना, इन सभी का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि यकृत जो है वो पित्त का निर्माण करता है, और पित्त जो है वो वसा के पायशीकरण यानी उसके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने का कार्य करता है। हम यहाँ पे पित्त रस के बारे में देखने जा रहे हैं कि पित्त रस जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसका क्या संगठन है। पित्त रस जो है एक ट्रू डाइजेस्टिव जूस, वास्तविक पाचक रस नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, इसलिए इसे ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं माना जाता है, वास्तविक पाचक रस नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि एंजाइम नहीं है। तो फिर पाचन में काम कैसे करता है उसका हम आगे देखने जा रहे हैं। इसका जो संगठन है उसके अंदर 98% जल होता है। इसकी जो पीएच है वो 7.6 होती है। इसका पर डे 500 ml स्त्रावण होता है, और यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो इसके अंदर 98% जल है। पीएच जैसा ये सारी माध्यम का होता है तो 7.6 इसकी पीएच है, और ये हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। और पर डे हमारी बॉडी में 500 ml पित्त रस का स्त्रावण होता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अवयव उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक लवण, सबसे पहले हमने क्या लिखा है? अकार्बनिक लवण, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, Na2CO3, NHCO3, ये सभी अकार्बनिक लवण पित्त रस में पाए जाते हैं। ये अकार्बनिक लवण जो है ये एसिडिटी, अम्लीयता को खत्म करते हैं। अम्लीयता को कैसे खत्म करते हैं? देखिए, हमने कहा कि यहां पर पित्त नलिका जो है वो पित्त रस को लेकर आ रही है, और यहां पर ये जो डोडिनम जो ग्रहणी है वो गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव फूड को लेकर आ रही है, यानी उसके अंदर HCl की सांद्रता, HCl की मात्रा ज्यादा है, यानी ये जो भोजन आ रहा है कैसा है? अम्लीय। और अगर अम्लीय माध्यम के अंदर अग्ना से रस के एंजाइम पहुंच गए तो वो काम नहीं करेंगे, वो एक्टिव नहीं होंगे, वो पाचन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सारी माध्यम चाहिए। तो यहां पर इस अम्लीय भोजन को, उसकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए कौन काम करते हैं? अकार्बनिक लवण करते हैं, ताकि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर उपस्थित जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है, अग्नाशय एंजाइम है, वो एक्टिव हो सके, वो सक्रिय हो सके और पाचन का काम कर सके। दूसरा है कार्बनिक लवण। कार्बनिक लवण जैसे कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टायरोकोलेट, ये जो कार्बनिक लवण है ये पेनक्रियाटिक लाइपेज, अग्नाशय लाइपेज को सक्रिय करते हैं। सक्रिय किसके द्वारा हुआ? अकार्बनिक लवण के द्वारा। अब ये कैसे करते हैं इसका काम? ये क्या करेंगे? पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करते हैं। कार्बनिक लवण जटिल वसा को सरल वसा में बदलेंगे, यानी कि वसा का पाचीकरण करेंगे, और पाचीकृत वसा इमल्सिफाइड फैट पे ही पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है
वो पाचन कर पाएंगे। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज को सक्रिय किसने किया? अकार्बनिक लवण ने। और अब वो पैनक्रियाटिक लाइपेज उस वसा का पाचन कर पा रहा है किसके कारण? कार्बनिक लवण के कारण। क्यों? क्योंकि कार्बनिक लवणों ने उस जटिल वसा को सरल वसा में बदल दिया, यानी उसका पाचीकरण कर दिया। इसके अलावा इसमें पित्तवर्णक होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, जैसा कि आपने नाम सुने, बड़े फेमस पिगमेंट हैं ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। जब कभी हमारे रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे हम पीलिया, जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। पित्त अम्ल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। यदि सिस्टिक डक्ट ब्लॉक हो जाए, अवरुद्ध हो जाए और कोलेस्ट्रॉल उसी के अंदर जमा होने लगे, पित्ताशय में जमा होने लगे, तो उससे पित्ताशय में पथरी हो जाती है। लेसिथिन, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी मिलकर पित्त रस का निर्माण करते हैं। इनमें से पित्तवर्णक, पित्त अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ माने जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको रंग प्रदान करने का काम कौन करते हैं? पित्तवर्णक करते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन करते हैं। तो यहां पर पित्त रस का मुख्य रूप से क्या कार्य हो गया? वसा का पाचीकरण करना, वसा के पाचन में सहायता करना। तो मैंने जैसा कि कहा कि पित्त रस जो है वो वास्तविक पाचक रस नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाचन में सहायक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अकार्बनिक और कार्बनिक लवण जो है वो वसा के पाचन में सहायता करते हैं। और साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखें, ये वसा के अवशोषण में भी सहायक होते हैं। तो यहां पर वसा के पाचन और वसा के अवशोषण दोनों में पित्त रस का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये हमारे अंतिम लास्ट हमारी सहायक पाचक ग्रंथि थी। 3 सहायक पाचक ग्रंथियां हो गई, लार ग्रंथि, अग्नाशय व यकृत। और यकृत जो है वो मुख्य सहायक पाचक ग्रंथि कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं।